हेलो, नमस्कार, राम राम। तो बच्चों कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का सार्थक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं विकास के सामान्य सिद्धांतों की। तो विकास जो प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। विकास की ये जो प्रक्रिया जिसके बारे में कुछ सामान्य बातें हम कर चुके हैं, वृद्धि विकास के अंतर को हमने जाना था। ये प्रक्रिया निर्धारित होती है विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों से। ये जो सिद्धांत हैं, ये वास्तव में किसी एक मनोवैज्ञानिक विशेष ने नहीं दिए हैं, इसलिए इन्हें विकास के सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसे थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट ने दी है, किसी विशेष मनोवैज्ञानिक ने दी है। वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके अपने अनुभव के आधार पर, उनके प्रयोगों या उनके ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, यानी लगभग सभी मनोवैज्ञानिक सहमत हैं इस बात पर कि हाँ, विकास की प्रक्रिया जो है वो कुछ सामान्य नियमों द्वारा ही संचालित होती है। तो चलिए पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम बहुत ही सिंपल है। क्या है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत या नियम कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी कहेंगे इसको, या हम कहें डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। बच्चों, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल जो शब्द है, इसको हम समझे तो जो सर्वत्र हो या सर्वत्र होता हो, सभी जगह, सर्वत्र का मतलब आपको पता है, जो सभी जगह पाया जाता हो या जो सभी जगह होता हो। आप लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, सूरज का प्रकाश जो है, रोशनी जो है, दिन रात का बनना जो है, ये सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ऋतुओं का बनना जो है, ये सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं। उसी तरीके से आपको याद रखना है, ये विकास की प्रक्रिया जो है, ये भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, कोई भी प्राणी हो उसका विकास एक विशेष देश में, एक महाद्वीप में तो होता है, लेकिन उसे ही किसी अन्य महाद्वीप में भेज दिया जाए तो विकास की प्रक्रिया घटित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना? कि विकास की प्रक्रिया हमें, जैसे हम मैक्सिमम टाइम बात करेंगे मनुष्यों की, यद्यपि विकास सभी प्राणियों में का होता है, लेकिन हमें जो चर्चा करनी है वो मनुष्यों के विकास की और विशिष्ट रूप से बाल विकास की करनी है। तो मनुष्यों के विकास की अगर हम बात करें, तो मनुष्य कहीं भी रहते हो, किसी महाद्वीप में हो, किसी देश में हो, किसी शहर में हो, हर एक जगह पर ये विकास की प्रक्रिया सामान्य रूप से आपको आसानी से होते हुए दिखाई दे जाती है। तो सिंपल सा नियम है कि ये क्षेत्र विशिष्ट नहीं है, किसी लोकल एरिया में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसे हम अध्ययन करते हैं तो हाँ भाई, ये वहीं पाई जाती है, ये देखने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वत्र पाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हाँ, आप इस विकास की प्रक्रिया को, जो कुछ देखने योग्य है, उसको देख सकते हैं। सारे विकास के जो परिवर्तन हैं, उनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये भी हम चर्चा करेंगे। सभी जो परिवर्तन है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, निरीक्षण योग्य नहीं है। लेकिन एक बालक को बढ़ते हुए तो आप देखते हो, शारीरिक रूप से उसमें अंतर आते हुए तो आप देखते हो, और ये अंतर हर जगह पर आते हैं, भले कोई देश हो, भले ही कोई क्षेत्र हो। ठीक है? अगले नियम की बात करें, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत। निरंतर या सतत यानी क्या? जो लगातार होता रहता है या चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं इसको। डेवलपमेंट एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो वास्तव में ये जो विकास की प्रक्रिया है, हमने जो इंट्रोडक्टरी क्लास की थी विकास की, बाल विकास की, वहां भी चर्चा की थी कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ से प्रारंभ होती है? गर्भाधान से ये प्रारंभ होती है। कब तक चलती है? आप ध्यान रखेंगे कि ये जीवन भर चलती है। कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है।
सिंपल बात आपको याद रखनी है कि इस पूरी ड्यूरेशन में अगर हम किसी मनुष्य विशिष्ट की बात करें, तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक उसमें विकास की प्रक्रिया चल रही है। और किसी भी व्यक्ति में कोई भी ऐसा समय नहीं आता है, यानी उसके जीवन काल में कोई ऐसा समय नहीं आता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्ण रूप से रुक जाए। ठीक है? हाँ, आप कहोगे कि मैम सबकी जो डेथ है वो एक एज में तो नहीं होती है, ठीक है? कई एक्सीडेंटल केसेज़ में जल्दी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया है वो तो वहीं रुक गई। वही हमने मृत्यु लिखा है, ठीक है? मृत्यु जहाँ जब हो जाए व्यक्ति की, विकास की प्रक्रिया वहीं थम गई उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य के लिए। लेकिन इन अ जनरल वे आपको याद रखना है कि जीवन पर्यंत यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि 5 साल तो विकास हुआ, अगले 5 साल विकास की प्रक्रिया बिल्कुल रुक गई, यानी ब्रेक्स नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीच में तो स्टॉप हो गया, फिर वापस शुरू हो गया। हाँ, विकास की प्रक्रिया की जो दर है, जो गति है, वो परिवर्तित होती है और इसे एक सिद्धांत के रूप में भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले। तो यहाँ सिंपली क्या याद रखोगे कि यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास का निश्चित क्रम या क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत या क्रमबद्धता का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं हम। एक निश्चित क्रम है, एक ऑर्डर है, एक हम कहे सीक्वेंस है जिसमें कि विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और इसी क्रम के कारण, इसी ऑर्डर के कारण हम विकासात्मक अवस्थाओं की बात करते हैं। क्रम का अर्थ क्या है? क्रम का अर्थ सिर्फ इतना है कि क्योंकि बहुत सारे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, तो क्या वो परिवर्तन कैसे भी हो जाते हैं कि भाई ये हो गया, एक चेंज आ गया, फिर न जाने क्या आ जाए। जैसे मान लो मेरा बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद दूसरे महीने में रोल ओवर करने लगा, तीसरे महीने में पलटी खाने लगा, ठीक है? और किसी और का बच्चा दूसरे महीने में ही उठ के बैठ गया, क्या ये संभव है? तीसरे का बच्चा मान लो कुछ और ही करने लग गया। नहीं, एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। उसी क्रम के अनुसार सभी बालकों में विकासात्मक परिवर्तन आते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता यानी एक के बाद एक परिवर्तन होते हैं। वास्तव में एक परिवर्तन ही निर्धारित करते हैं अगले परिवर्तन को, ठीक है? क्योंकि कुछ परिवर्तन जो है वो आधार बनते हैं आगे होने वाले परिवर्तनों का। सिंपली आपको एक ये बात रखनी है कि क्योंकि क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं इस विकास की प्रक्रिया में, इसलिए ही हम विकासात्मक अवस्थाओं की बात कर पाते हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले कही जाती है शैशवावस्था, तो हम इन्फेंसी भी कह सकते हैं। के बाद आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था, फिर है वयस्कावस्था और उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। इन्फेंसी, इसे चाइल्डहुड कहते हैं। अडोलेसेंस का नाम दिया जाता है इंग्लिश में। ये है अडल्टहुड और ये है ओल्ड एज। देखो, इन्हें हम इस प्रकार से सीढ़ियों के रूप में समझ सकते हैं। कैसे? कि भाई जन्म के बाद सबसे पहली जो अवस्था है उसमें विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर इस अवस्था को नाम दे दिया गया शैशवावस्था। तो जन्म से लगभग 5 वर्ष, 0 to 5 years शैशवावस्था है। 6 से लगभग 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था है।
12 से लगभग 18 वर्ष तक किशोरावस्था है। 19 से लगभग 60 वर्ष तक वयस्कावस्था है। और 60 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था, ओल्ड एज है। ये एक बहुत ही ब्रॉड का क्लासिफिकेशन है, यानी एक वृहद वर्गीकरण अगर हम संपूर्ण जीवन काल का विकास की दृष्टि से करें तो ये अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी ये कुछ नाम दिए गए हैं आयु के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परिवर्तन एक निश्चित क्रम से हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को बताने के लिए ये अवस्थाओं के नाम दिए गए। इन अवस्थाओं को हम एक प्रकार से सीढ़ियों के रूप में समझ सकते हैं, स्टेयर्स के रूप में समझ सकते हैं। ये स्टेयर्स का जो फॉर्मेट है ये हमें क्या जानने में मदद करता है? ये हमें ये जानने में मदद करता है कि वास्तव में एक अवस्था जो है वो आधार है, वो बेस है अगली अवस्था के लिए। यानी शैशवावस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जन्म से शुरुआती 5 वर्ष में बच्चे में कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन आधार बनते हैं चाइल्डहुड के लिए, बाल्यावस्था में यहाँ होने वाले परिवर्तनों के लिए। के बाद अगले जो अवस्था है किशोरावस्था, यहाँ जो परिवर्तन आते हैं उसके लिए आधार बनते हैं बाल्यावस्था के परिवर्तन। और इसी प्रकार हम अगली अवस्थाओं की बात कर सकते हैं। तो ये क्रम, ये सीढ़ी नुमा जो चर्चा हम कर रहे हैं कि जीवन की अवस्थाओं को ऐसे हम स्टेयर्स के फॉर्म में समझ सकते हैं, ये क्यों संभव है? ये इसीलिए संभव है क्योंकि विकास में क्रमबद्धता होती है, एक निश्चित क्रम के अनुसार विकास होता है। विकास के सभी आयामों में ये क्रमबद्धता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो शारीरिक गतिक आयाम है उसमें ही क्रमबद्धता देखने को मिलती है। बच्चे में जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं या संज्ञानात्मक आयाम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वहां भी क्रमबद्धता देखने को मिलती है। सामाजिक विकास में भी क्रमबद्धता देखने को मिलती है। सामूहिक या नैतिक विकास में भी ये क्रमबद्धता देखने को मिलती है। तो ये बात याद रखोगे, आपको कथन के रूप में दे सकते हैं कि विकासात्मक क्रमबद्धता या विकास का निश्चित क्रम सिर्फ शारीरिक गतिक विकास के संदर्भ में ही पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। शारीरिक गतिक विकास हमको आसानी से विजिबल होता है, हम एक शिशु में वो परिवर्तन होते हुए आसानी से देख पाते हैं, इसलिए हमको उदाहरण के रूप में उसके परिवर्तनों को लेना समझना आसान होता है। लेकिन मानसिक दृष्टि से देखा जाए, संज्ञानात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो वहाँ भी जो परिवर्तन हो रहे हैं वो निश्चित क्रम में ही होते हैं। आगे जब हम अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में जो पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे ने कुछ अवस्थाओं की चर्चा की है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ उन्होंने बताई हैं, और अवस्थाएँ तभी बताई जा सकती हैं जब कोई परिवर्तन निश्चित क्रम का अनुसरण कर रहे हो। बच्चों, यहाँ हम क्रमबद्धता की जब बात करते हैं तो स्पष्ट सी रूप है, जो शारीरिक गतिक विकास है वही उदाहरण सबसे कॉमन होता है। तो एक बच्चा इस प्रकार दौड़ रहा है, तो क्या पैदा होते ही सबसे पहला काम वो दौड़ना करता है? अगर ये बच्चा ऐसे गार्डन में दौड़ रहा है तो क्या बस पैदा हुआ उसके कुछ समय बाद वो सीधे दौड़ने लगेगा? नहीं, मनुष्य के बालक में तो ये संभव नहीं है। ठीक है, कैसे? ये पहले अपना, हम कहें कि हेड वाला पार्ट जो है उसको उठाना सीखता है। ठीक है, फिर ये चेस्ट तक का जो हिस्सा है उसको उठाना सीखता है। ठीक है, फिर ये पलटी मारना, दोनों तरफ बच्चे पलटी मारते हैं। ठीक है, पेट से लेकर के पीठ की ओर और पीठ से लेकर के पेट की ओर पलटना सीखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा सहारे से बैठना सीखता है, शुरू करता है, यानी ये एक विकासात्मक परिवर्तन है। फिर वो बिना सहारे के बैठना शुरू करता है। धीरे धीरे ये सब करते करते वो घुटने चलना शुरू करता है। फिर उसके बाद वो सहारे से खड़ा होना शुरू करता है। सहारे से खड़े होकर के वो सहारे से किसी चीज को पकड़ के ही कदम बढ़ाना शुरू करता है। फिर वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, यानी स्वतंत्र रूप से खड़े होने लगता है। और उसके बाद जाकर के वो स्वतंत्र रूप से, जब उसका बैलेंस बन गया है स्वतंत्र रूप से, तब वो स्वतंत्र रूप से खड़े होकर कदम उठाना शुरू करता है। तब वो चलता है, उसके बाद जाकर के वो दौड़ पाता है। तो ये क्रम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल एक क्रम हुआ। इस स्थिति तक आने के लिए उसे कई सारे क्रमिक परिवर्तनों से गुजरना
होता है। तो ये बच्चा आप देख रहे हैं ये बैठा है, ठीक है? तो यहाँ ये करने के लिए और ये करने के लिए पहले बहुत सारे परिवर्तन ज़रूरी हैं। जो नवजात शिशु है वो ना तो पैदा होते ही ये कर सकता है और ना ही ये कर सकता है। कुछ समय लगता है, धीरे-धीरे ये गतिक विकास जो है वो बच्चे में आपको बहुत आसानी से देखने को मिलता है। जो लॉजिक है वो ये है कि हाँ, परिवर्तन तो आएँगे, लेकिन वो एक क्रम के अनुसार आएँगे। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बच्चा तो मान लो आपके पड़ोसी का बच्चा तो सीधे ही भागने लग जाए और आपका बच्चा पहले बैठना शुरू करे। नहीं, उसका बच्चा भी पहले बैठेगा तो ही वो भागने में सक्षम हो पाएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। विकास पैटर्न प्रजाति विशिष्ट है या इसी को हम कह सकते हैं प्रजाति विशिष्ट पैटर्न का सिद्धांत। डेवलपमेंटल पैटर्न इज स्पीशीज स्पेसिफिक या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक पैटर्न। देखो अभी अभी पिछला सिद्धांत जो हमने चर्चा की वो ये था कि विकासात्मक परिवर्तन एक निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं, ठीक है? ये जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो किससे निर्धारित होती है? क्या सभी प्राणियों में ये क्रम समान होता है या नहीं अलग अलग प्राणियों में ये क्रम अलग अलग हो सकता है? तो बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्राणियों में ये क्रम अलग अलग हो सकता है। जब हम कहते हैं कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है तो हम एक प्रजाति विशिष्ट की बात कर रहे होते हैं। अब ये स्पीशीज या प्रजाति क्या होती है? आप जानते होंगे कि स्पीशीज या प्रजाति क्या होते हैं। जैसे यहाँ कुछ पशु दिखाए गए हैं, ठीक है? चित्र में सारे प्राणी या पशु हैं। तो इनमें इन पशुओं की सबकी क्या है अलग अलग प्रजाति है, ठीक है? ऐसे ही हम मनुष्य एक विशिष्ट प्रजाति से संबंध रखते हैं। हमारा कहें कि प्रजाति का एक विशिष्ट नाम दिया गया है। कहेंगे किसे प्रजाति तो एक जैसे मिलते जुलते जो प्राणी होते हैं जो संतति उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि एक जैसे प्राणी जो आपस में संतति या संतान उत्पन्न कर सकते हैं, करने में सक्षम होते हैं। यानी इन ब्रीडिंग होती है एक स्पीशीज में, उसको हम प्रजाति या स्पीशीज कहते हैं। अगर हम मनुष्यों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी प्रजाति को एक नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा जो है होमो सेपियंस। ऐसे ही अलग-अलग जो प्राणी हैं, पशु हैं, उनकी प्रजाति को मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग नाम दिए हैं। हम तो कॉमन नाम से जानते हैं कि हाँ भाई, गाय है कि भैंस है कि भेड़ है कि घोड़ा है कि कोई विशिष्ट पक्षी पक्षी है, कबूतर है, चिड़िया है या टाइगर है, ठीक है, शेर है। ये हम कॉमन नेम्स से जानते हैं, पर इन सब के स्पीशीज के अनुसार, प्रजाति के अनुसार विशिष्ट वैज्ञानिक नाम भी दिए गए हैं। मनुष्यों के लिए जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए होमो सेपियंस। हम सभी एक जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते? बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल संरचना जो है वो हमारी एक दूसरे में मिलती है मनुष्यों की, या फिर आपकी मूल संरचना जो है वो गाय से ज़्यादा मिलती है या किसी पक्षी से ज़्यादा मिलती है? नहीं, हमारी मूल संरचना सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? आपस में मिलती है, मनुष्यों की मनुष्यों में ही मिलती है। और दूसरी बात, इनब्रीडिंग, संतति उत्पन्न करने के लिए एक मनुष्य जो है वो अपनी ही प्रजाति में ये कार्य कर सकता है, ये चीज़ संभव है। किसी अन्य प्रजाति के साथ संतान उत्पत्ति करना संभव अभी तक तो नहीं है, ठीक है? तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो क्रम है जिसकी हमने पिछले सिद्धांत में बात करी उसे हम पैटर्न भी कह सकते हैं कि विकासात्मक क्रम या विकासात्मक पैटर्न जो है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका निर्धारण किसके अनुसार होता है? हमारी स्पीशीज या हमारी प्रजाति के अनुसार होता है। कैसे? तो आपने गाय का बछड़ा देखा है? देखा नहीं तो फिर भी आइडिया तो होगा, वैसे आप में से कईयों ने देखा भी होगा, ठीक है? तो गाय का बछड़ा जो होता है, क्या उसे पैदा होने के बाद चलने में
9-10 महीने, साल भर लगता है क्या? नहीं लगता ना? लेकिन मनुष्य के बच्चे को चलने में इतना समय लगता है, लगभग साल भर का समय तो कॉमन है, ठीक है? तो हमारा पैटर्न अलग है, गाय का विकासात्मक पैटर्न थोड़ा अलग है। यही बात आपको याद रखनी है इस सिद्धांत में कि जो क्रमबद्धता है या जो विकासात्मक पैटर्न है, वो प्रजाति से निर्धारित होता है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है कि विकास पैटर्न पूर्वानुमानित है। द डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल, या फिर इसी को कहते हैं विकास की भविष्यवाणी का पूर्व कथन किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ जगह इसका एक्सप्लेनेशन गलत लिखा है, कुछ इधर उधर की गाइड्स में कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं। तो वहाँ लिखा गया है कि भाई एक बच्चा विकसित होकर क्या बनेगा, कि कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि चपरासी बनेगा, कि टीचर बनेगा, ये भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ऐसे भविष्यवक्ता वैज्ञानिक रूप से तो नहीं संभव है, ठीक है ना? ऐसी भविष्यवाणी 100 में से 1 आदमी के लिए कोई कर दे और सही हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या अर्थ है इस सिद्धांत का? सिंपल सी बात, लिंक करो जो हमने अभी तक पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि भाई प्रजाति विशिष्ट पैटर्न होता है। उससे पहले हमने पढ़ा कि विकासात्मक परिवर्तन निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं, एक क्रमिकता पाई जाती है, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। सिंपल सी बात है कि क्योंकि उस ऑर्डर को, उस क्रम को, उस सीक्वेंस को वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ लिया गया है, उसका अध्ययन कर लिया गया है। इस कारण वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ माइलस्टोन बताए गए हैं कि हाँ, लगभग इस आयु पर ये परिवर्तन आना प्रारंभ होते हैं। जैसे कहते हैं भाई टीथ कब आते हैं, तो लगभग छठे महीने के बाद में बच्चे में टीथ आते। तो क्या हर बच्चे के छठे महीने पे दांत आ जाते हैं क्या? नहीं आते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें रेंज होती है कि औसत रूप से छठे सातवें महीने में आ जाते हैं, किसी बच्चे के 10वें महीने में जाके आते हैं, पॉसिबल है, ठीक है? औसत से इधर उधर की संभावना बिल्कुल रहती है। लेकिन क्योंकि एक क्रम का निर्धारण किया गया है, तो उस क्रम के आधार पर आयु भी निर्धारित की गई है, और उसी से संबंध रखता है हमारा ये सिद्धांत कि हम विकासात्मक परिवर्तनों के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कोई बच्चा घुटने के बल चलने लगा या फिर सहारे से खड़ा होने लगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप पता है ना, हम कहते हैं कि हाँ, अब कुछ दिन में ये, कुछ दिन में 1 डेढ़ 2 महीने में अब ये इंडिपेंडेंट भी खड़ा होने लग जाएगा, ये सहारे से तो खड़ा हो रहा है, ठीक है? तो ये भविष्यवाणी ही है, इसी को यहाँ पूर्व कथन कह रहे हैं। इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं है कि भाई 25 साल का होकर के ये क्या बनेगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा, इस भविष्यवाणी की बात इस सिद्धांत में बिल्कुल नहीं की जा रही है। को ध्यान रखना है, क्योंकि विकासात्मक परिवर्तनों का एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम के कारण जो मनोवैज्ञानिक हैं या विभिन्न वैज्ञानिक हैं, वे ये बता पाते हैं कि किस आयु पर क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं, और इसे ही हम विकास के संबंध में पूर्व कथन या भविष्यवाणी करना कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो प्रीवियस प्रिंसिपल हमने पढ़े, पहले जो सिद्धांत पढ़े हैं, उन्हीं से संबंधित आपका ये सिद्धांत होता है। अगला सिद्धांत है प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। या इसको कहते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी शुरुआती विकास जो है वो अधिक महत्व रखता है किसकी तुलना में? बाद के विकास की तुलना में। अब इसको समझने के लिए हमको वापस इसकी चर्चा करनी होगी। महत्व तो रखेगा ही ना, क्योंकि शुरुआती विकासात्मक परिवर्तन आधार बनते हैं अगली अवस्था का। अगर शुरुआत में ही कोई समस्या हो गई, किसी भी विकासात्मक आयाम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वहां कोई समस्या उत्पन्न हो गई, शारीरिक आयाम में कोई समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तो उस समस्या का प्रभाव अगली अवस्थाओं पर तो पड़ेगा ही।
किसी शिशु को शैशवावस्था के दौरान उचित पोषण प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन हो गया बच्चा, कुपोषित रह गया बच्चा, तो क्या उसके आगे के जीवन पर ये प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। इन 5 वर्षों में पोषण की बहुत आवश्यकता है, और बच्चे को अगर उचित पोषण नहीं मिला तो आप किशोरावस्था में जाके कुछ भी खिला लो उसको, ठीक है ना? यहाँ नहीं मिला तो उसका प्रभाव तो किशोर होते होते उस पर आसानी से दिखने लग जाएगा। समझ रहे हो बात? इसलिए हमेशा ये कहना होता है कि शुरुआती विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं वो अधिक महत्व रखती हैं बाद की विकासात्मक अवस्थाओं से। अब किसको शुरुआती मानोगे, किसको बाद की मानोगे? अगर हम पूरे जीवन काल को लगभग 70 वर्ष का माने, ठीक है, तो यहाँ तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पूरा होने तक तो सिर्फ कितने साल जा रहे हैं? 18 साल ही जा रहे हैं। और ये 18 साल वास्तव में अधिक महत्व रखते हैं विकासात्मक दृष्टि से बाद के पूरे जो 50-52 साल हैं उनके ऊपर, ठीक है। और इसमें भी अगर इन तीनों में से पूछ लिया जाए कि कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सा ज्यादा महत्व रखता है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण शैशवावस्था। अगर आपको इसके अलावा यदि भ्रूणावस्था भी या गर्भावस्था भी लिखकर दे दिया जाए, जो कि निश्चित ही शैशवावस्था से पहले आएगी, अगर गर्भावस्था भी लिख के दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था विकासात्मक दृष्टि से अधिक महत्व रखती है, गर्भावस्था या भ्रूणावस्था, एक ही बात है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, अर्लियर इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कौन सी आएगी वहां? गर्भावस्था। गर्भावस्था सबसे ज्यादा महत्व रखती है। गर्भावस्था के दौरान ही कोई समस्या हो गई, वहां ही बच्चे को माँ कोई बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रही है, माँ एक्सरे जो किरणें हैं उनके अंडर आ रही है बार बार, ठीक है, माँ उचित न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त नहीं कर रही, बिल्कुल भी उसको अच्छे से फूड नहीं मिल रहा है, तो बच्चे की जो भ्रूण के रूप में वृद्धि विकास है वही उचित प्रकार से नहीं होगा। बच्चा जब जन्म लेगा वो उस समय ही पोषित है, यहाँ तक कि जन्म के दौरान भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आगे तक वो समस्या परसिस्ट करती है ना, समस्या तो बनी रहेगी उसके संपूर्ण जीवन काल में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले की अवस्थाएं, शुरुआती अवस्थाएं बाद की अवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्व रखती हैं। हाँ, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि शुरुआती अवस्था एक इसको कहते हैं कि पूर्ववर्ती विकास, परवर्ती विकास से अधिक महत्व रखता है। पूर्ववर्ती किसको कहेंगे? अर्ली डेवलपमेंट को। परवर्ती किसको कहेंगे? लेटर डेवलपमेंट को। अर्ली यानी शुरुआती, और लेटर यानी बाद में होने वाला। कुल बात है, शुरुआती विकास अधिक महत्वपूर्ण है बाद में होने वाले विकास की तुलना में। अगला सिद्धांत है विकास की विभिन्न दरों का सिद्धांत। विकास की दर असमान है। तो बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि यद्यपि विकास निरंतर होता है, यानी यह प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, लेकिन क्या यह प्रक्रिया गर्भाधान से मृत्यु तक एक समान गति से चलती है? अगर ये स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाए आपको, ठीक है, कि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से मृत्यु तक एक समान गति से निरंतर जारी रहती है, गलत हो गया। अगर इतना लिख के दिया है कि यह गर्भाधान से मृत्यु तक निरंतर जारी रहती है तो ये कथन सही है, लेकिन लिख दिया विकास की प्रक्रिया एक समान गति से गर्भाधान से मृत्यु तक जारी रहती है, तो बिल्कुल गलत हो गया। एक समान दर या गति से जारी नहीं रहती है। आपको ध्यान रखना है कि विकास की दर कैसी है?
असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल है, या फिर विकास की गति अलग-अलग होती है, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, इक्वल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। शुरुआती अवस्थाओं में विकासात्मक गति तीव्र होती है, बाद की अवस्थाओं में इस गति में धीमा जो अंतर है वो देखने को मिलता है। इस बारे में आपको याद रखना है, विकास चक्र या वृद्धि चक्र दोनों नाम दिए जाते हैं। डेवलपमेंट साइकिल्स या ग्रोथ साइकिल। इसने बताया इसके बारे में टेनर तथा मेरिडिथ ने। ये नाम याद रखेंगे, टेनर एंड मेरिडिथ। इन्होंने ये चर्चा की कि जो शारीरिक विकास है या जो शारीरिक वृद्धि है उसकी गति किस दौरान कैसी रहती है संपूर्ण जीवन काल में। तो इस संबंध में 4 चक्र बताए उन्होंने। फर्स्ट जो है वो है जन्म से 2 वर्ष, यहाँ गति बताई तीव्र। दूसरा चक्र जो है वो है 3rd ईयर से वय संधि से पूर्व तक, यहाँ है वृद्धि एवं विकास की गति धीमी। तीसरा जो चक्र है वो है वय संधि से 16 वर्ष तक, पुनः यहाँ विकास की गति है तीव्र। और चौथा चक्र है, फोर्थ साइकिल है 16 वर्ष के बाद, यहाँ भी विकास की गति है धीमी। यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा है वयसंधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पबर्टी। पबर्टी या वयसंधि क्या है, आपको सिंपली अभी इतना याद रखना है कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था का संधि काल इसे कहा जाता है, जॉइनिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। ठीक है, वय संधि वय आयु को कहते हैं। ठीक है, तो आयु को मिलाने वाला एक काल है, एक पीरियड है। इस दौरान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इस दौरान बच्चा अब जो किशोरावस्था के परिवर्तन है उनकी ओर बढ़ता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किशोरावस्था में एडोलेसेंस में विशेषकर से जो लैंगिक परिवर्तन है वो आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक बालक और एक बालिका में जो लैंगिक परिवर्तनों की शुरुआत होती है, प्राथमिक लैंगिक परिवर्तन और द्वितीयक लैंगिक परिवर्तन, प्राइमरी सेक्सुअल चेंजेस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, यानी एक लड़की महिला बनने की ओर या उसके जो गुण हैं वो प्राप्त करने की ओर बढ़ती है, और एक लड़का जो पुरुषों वाले गुण हैं, पुरुषात्मक जो गुण हैं उनकी ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उस काल को जहाँ ये शुरुआत होती है उस काल को ही प्यूबर्टी या वयसंधि कहा जाता है। आगे चर्चा होगी जब एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की थोड़ी बात करेंगे, वहाँ थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको क्या समझना है, टेनर तथा मेरिडिथ ने विकास की या वृद्धि की जो दर है उसके बारे में ये 4 साइकिल्स की, 4 चक्रों की बात की है, जिनमें 2 चक्रों में जो गति है वो कैसी है, धीमी है, जबकि अन्य 2 चक्रों में जो गति है वो कैसी है, तीव्र है। ठीक है, पहले चक्र में काफी तीव्र वृद्धि है, शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज होते हैं, जन्म से 2 वर्ष का ये चक्र है। दूसरा जो चक्र है, सेकेंड साइकिल है, वो तीसरे वर्ष से पबर्टी से पहले तक, वह संधि से पहले तक है। तुलनात्मक रूप से यहाँ शारीरिक परिवर्तन थोड़े धीमे होते हैं। तीसरा चक्र, थर्ड साइकिल जो है वो वय संधि से लेके कहाँ तक है, 16 वर्ष तक का है, और यहाँ पर पुनः परिवर्तन तेज गति से होते हैं।
चौथा और अंतिम चक्र है 16 वर्ष से बाद का, ठीक है। और पुनः यहाँ पर कैसे परिवर्तन होंगे? धीमे परिवर्तन। 16 से पूरा जीवन पर्यंत जो शारीरिक परिवर्तन है, वृद्धि है, वो थोड़ी धीमे गति से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, इसके आधार पर कई बार प्रश्न बन जाते हैं। हाँ, अगला सिद्धांत हम पढ़ें। विकास के विभिन्न पहलू सह संबंधित होते हैं, या सह संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत इसको कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड कहते हैं, या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड, या आप जो शब्द है आपका इंटर रिलेटेड को या कोरिलेशन को याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आयाम है विकास के, ये चर्चा की है ना। ये चर्चा की कि विकास का शारीरिक गति का आयाम है, विकास का संज्ञानात्मक या मानसिक आयाम है, विकास का सामयिक आयाम है, और विकास का सामाजिक आयाम है, ठीक है। ये सभी आयाम जो हैं, ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है, शारीरिक और मानसिक विकास का बच्चे के सामाजिक विकास से कोई संबंध नहीं है, या फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का बच्चे के सामूहिक विकास से कोई संबंध नहीं है। सबका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस हम कह रहे हैं। तो मान लो ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, ये सोशल, और ये इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 PCSE के नाम से हम इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये इससे भी लिंक्ड है, इससे भी लिंक्ड है, और इससे भी लिंक्ड है, ठीक है। इसका संबंध, शारीरिक विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास से भी है, सामाजिक विकास से भी है, और सामयिक विकास से भी। ऐसे ही कॉग्निटिव का, संज्ञानात्मक का फिजिकल से संबंध तो हो ही गया, सोशल से भी है और इमोशनल से भी है, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ तो सोशल का संबंध कॉग्निटिव से भी हो गया, सामाजिक का संबंध संज्ञानात्मक विकास से भी है, फिजिकल से भी है, और इमोशनल से भी है। ऐसे ही आप इमोशनल को देख लो तो सामयिक विकास का संबंध सामाजिक विकास से भी हो गया, फिजिकल से भी हो गया, और कॉग्निटिव से भी हो गया, ठीक है। ये याद रखोगे आप, जो विभिन्न आयाम हैं ये सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पी किसके लिए लिखा है मैंने? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक विकास के लिए। सी किसके लिए लिखा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। एस किसके लिए लिखा है? सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए। ई किसके लिए लिखा है? सामयिक या भावनात्मक विकास के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ये तो याद रखोगे ही, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, इन सबका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सह संबंध कैसे है, कोरिलेशन कैसे है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक तो सामान्य रूप से हम कह रहे हैं कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। तो कोरिलेशन या सह संबंध क्या है, आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी बालक का इनमें से मान लो शारीरिक विकास औसत से धीमा चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है। सीक्वेंस आपको जनरली यही याद रखनी है, PCSE, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट हो रहे हैं, कॉग्निटिव, फिर धीरे धीरे सोशल होने लगता है और इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है। इन आयामों को PCSE के फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि एक बच्चे का, एक शिशु का शारीरिक विकास औसत से धीमा चल रहा है। तो हम अन्य किसी आयाम की बात करें कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कैसा चल रहा है? धीमा चल रहा है। तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है, उसका मानसिक विकास जो है, वो कैसा चलेगा? धीमा चलेगा, तेज चलेगा, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक आयाम में विकासात्मक गति धीमी है तो अन्य आयाम भी कैसे होंगे? धीमे। अन्य आयाम में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और वो भी कैसे होंगे? स्लो होंगे, धीमे होंगे। इसका अपोजिट लिखा जाए कि हाँ, एक शिशु का, एक बच्चे का शारीरिक विकास औसत से तीव्र गति से चल रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है,
तो अन्य जो आयाम है उनमें क्या अपेक्षा है, उन शिशु के विकास की क्या आप अपेक्षा रखेंगे? तो आप ध्यान देंगे कि उसके अन्य आयाम में भी विकास की हम तीव्र होने की ही अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि इनका सबका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, उदाहरण के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है? जैसे आपसे नाम देके लिख दिया गया, ठीक है, कि ललिता का जो शारीरिक विकास है वो औसत बालकों की तुलना में तीव्र गति से हो रहा है। क्या उसका मानसिक विकास भी औसत बालकों से तीव्र गति से होगा, या उसके मानसिक विकास के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? ललिता के मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होगा शारीरिक विकास का। ललिता का मानसिक विकास औसत से धीमा होगा। ललिता का मानसिक विकास औसत से तीव्र होगा। सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन असत्य हैं, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ललिता का शारीरिक विकास औसत से तीव्र चल रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी औसत से तीव्र होगा। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसके लिए बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं, बहुत रिसर्च हुआ है, काफ़ी शोध हुआ है, और उसके आधार पर ये पाया गया है कि जिन बच्चों का किसी एक आयाम विशेष में, खासकर फिजिकल में या कॉग्निटिव में, अगर विकास धीमा या तीव्र होता है, तो अन्य आयामों में भी उस शिशु का विकास धीमा है तो धीमा रहेगा, यानी अगर फिजिकल में धीमा है तो अन्य में भी धीमा रहेगा, अगर तीव्र है तो अन्य में भी तीव्र रहेगा। ये सह संबंध का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहता है, ठीक है? तो अभी तक हमने आज लगभग आधे सिद्धांत कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी सिद्धांत पूरे नहीं हुए हैं पर आधे से ज़्यादा लगभग हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले जो सिद्धांत हैं उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।